गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांवले सपनों की याद पाठ नंबर 3 पर बात करेंगे। ये पाठ नंबर 4 दिया हुआ है। 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति है जो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर किसी की बुक में हो तो भी। वो सीबीएसई ने 2 साल पहले ही कटवा दिया था। तो आज हम सांवले सपनों की याद पाठ पर बात करेंगे। यह जाबिर हुसैन ने लिखा संस्मरण है और यह सांवले सपनों की याद सालिम अली जो एक पक्षी प्रेमी थे उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली, हम उसे सालिम अली के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम सालिमुद्दीन अब्दुल अली है और उनका जन्म 12 नवंबर 1896 को मुंबई में हुआ था और मृत्यु 20 जून 1987 में मुंबई में ही हुई थी। अच्छा, उन्हें एक सम्मान भी मिला था, पद्म विभूषण। 1976 में पद्म विभूषण एक पुरस्कार भी मिला था पक्षियों पर कार्य करने के कारण। और इस पाठ में सालिम अली की जो तुलना है वो एक पक्षी से की गई है और यह जो पाठ है आरंभ भी वहीं से होता है जब उनके अंतिम संस्कार में जाबिर हुसैन जो इस पाठ के लेखक हैं वो शामिल हुए थे और उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ था कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है। वो उन्हें अब भी यह लगता था कि सालिम अली पक्षियों की खोज में, कहीं प्रकृति की खोज में या पक्षियों के दुख दर्द को बांटने के लिए निकल गए हैं और वो कुछ समय के बाद ही वापस आ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें उसकी मृत्यु पर विश्वास नहीं होता। वैसा ही इस पाठ में जाबिर हुसैन को लगता है। अब इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद अपनी शरीर की गर्मी से या दिल की धड़कन से भी कोई व्यक्ति उसे दोबारा से जिंदा नहीं कर सकता। और सालिम अली है वो प्रकृति को हमेशा प्रकृति की नज़र से देखते थे और प्रकृति में रहने वाले व्यक्ति और वो ये चाहते भी थे कि जो दूसरे आदमी हैं वो भी प्रकृति को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से ही देखें। और जब हम किसी भी चीज़ को आदमी की नज़र से देखेंगे तो हम उस चीज़ को अंदर तक महसूस करेंगे और उसकी समस्या को दूर करने का समाधान करेंगे। इस पाठ में श्री कृष्ण के बारे में भी बताया गया है कि वृंदावन में सदियों पहले श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, लेकिन आज भी उसकी बांसुरी की धुन का एहसास हमें होता है। आज भी लोग वहाँ वृंदावन में जाते हैं तो श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ को और उसको महसूस करते हैं। जिस वृंदावन की गलियों में जो बच्चे हैं घूमते हुए निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण के रूप में ही वहाँ मौजूद होते दिखाई देते हैं। इसके बाद इस पाठ में दिखाया गया है कि सालिम अली एक कमज़ोर शरीर वाले थे और उनको एक कैंसर की बीमारी हो गई थी और कैंसर की बीमारी होने के बाद भी उसकी आँखों की रोशनी थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी और वो हमेशा दूरबीन साथ लेकर चलते थे पक्षियों की खोज में। और वो जो दूरबीन है वो उनकी मृत्यु के बाद ही उनकी शरीर से अलग की गई थी। वो हमेशा दूरबीन से ही पक्षियों को और प्रकृति को निहारते रहे थे। उन्हें बर्ड वाचर भी कहा जाता है। बर्ड वाचर वो होता है जो पक्षियों के दुख दर्द को समझता है और उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया है, तो इसलिए उन्हें बर्ड वाचर भी कहा गया है। फिर इसके बाद उनकी पत्नी का नाम था तहमीना जो हमेशा उसके साथ ही पढ़ी थी और उन साथ पढ़ने के कारण ही उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तहमीना ने ही निभाई थी। फिर हम यहाँ पर देखेंगे उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो था केरल की साइलेंट वैली। केरल की जो साइलेंट वैली है उसमें रहने वाले पक्षी राजस्थान से जो आने वाली गर्म हवा के झोंकों से मर रहे थे, उसी के बारे में उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को इन्होंने पक्षियों की इस समस्या से अवगत कराया था और इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया समस्या को कि चौधरी चरण सिंह भी रोने लगे थे। और फिर इसके बाद सालिम अली ने एक आत्मकथा लिखी थी, फॉल ऑफ स्पैरो, एक गोरैया का गिरना। और फॉल ऑफ
स्पैरो जब लिखी तो इसके साथ ही उन्हें D.H. लॉरेंस, ये भी विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, इन के बारे में ही सालिम अली ने बताया है कि इनकी पत्नी का नाम फ्रीडा था, और जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उस जो पत्रकार है उन्होंने इनकी पत्नी से D.H. लॉरेंस के बारे में पूछा, तो इन्होंने बताया कि मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, उनके बारे में तो हमारी छत पर बैठने वाली गौरैया होती है चिड़िया ही जानती है, क्योंकि वो जो कुछ भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे D.H. लॉरेंस, तो वो उस कविता को ही, उन कविताओं को उस गौरैया को ही सुनाते थे, और सारे दुख दर्द भी उसी के साथ बांटते थे। जिस तरह से D.H. लॉरेंस के जीवन में गौरैया की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह से सालिम अली के जीवन में भी एक गौरैया की महत्वपूर्ण घटना से प्रेरित होकर ही ये इस पक्षियों की खोज में इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, क्योंकि जब ये बचपन में थे तो इनके एयरगन से एक गौरैया की मृत्यु हो गई थी, और उसकी मृत्यु के दुख से ये इतने अधिक दुखी हुए कि इन्होंने अपने सारा जीवन पक्षियों की खोज में ही लगा दिया था। इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से सालिम अली ने अनेक प्रयास किए, और लास्ट में इसकी मृत्यु के बारे में लिखा गया है। तो मृत्यु पर भी ये लेखक को यहाँ पे यह विश्वास नहीं है हो रहा है कि इस संसार में जो पक्षियों के, जो इस संसार रूपी सागर में वो एक टापू की तरह उभरे हैं, मतलब इतना सारा बड़ा संसार है और इसमें पक्षियों पर काम करने वाले कुछ ही व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति जो पक्षियों पर काम कर रहे हैं उन्होंने रेगिस्तान के झोंकों से साइलेंट वैली को तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन हिमालय पर्वत में जो बर्फ़ गिरती है उस बर्फ़ से उन पक्षियों को सुरक्षित करने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह से जो पक्षियों के ऊपर काम करने का कार्य है वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है, और जाबिर हुसैन को लगता है कि जब तक वो लौट कर नहीं आएंगे तब तक उन्हें यह नहीं माना जाएगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। हम यही मानेंगे और कि फिर से सालिम अली ज़िंदा होंगे। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि सालिम अली ने जिस तरह से पक्षियों पर काम किया है, D.H. लॉरेंस ने जिस तरह से पक्षियों पर काम किया है, उसी तरह से कोई आगे आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पक्षियों पर काम करेगा और पक्षियों की समस्या को सुधारेगा। ये थी इस लेसन में आई मुख्य बातें। आप लोग इस लेसन को पढ़ेंगे और कोई भी समस्या इसमें आती है तो वो मेरे से आप पूछेंगे। कल हम इसके अभ्यास के क्वेश्चनों पर बात करेंगे।